आपने कभी एक ऐसी जगह देखी है जो बिल्कुल बर्फ जैसी सफेद दिखती हो, जहां जमीन चमकती हो, रात को चांदनी और भी खूबसूरत लगती हो? आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के एक ऐसे फेस्टिवल की जिसे देखने लोग पूरी दुनिया से आते हैं, रण उत्सव। अच्छा, एक नजारा सोचते हैं। पूर्णिमा की रात है, पूरा चांद आसमान में है और उसकी जो चांदी जैसी रोशनी है वो नीचे जमीन पर फैल रही है। बिल्कुल। दूर दूर तक, मतलब जहां तक नजर जाए, सिर्फ एक सफेद खामोशी। और जब आप उस जमीन पर पहला कदम रखते हैं तो एक क्रंच की आवाज आती है, जैसे बर्फ पर चलने की आवाज। हाँ, पर ये बर्फ नहीं, ये नमक का एक अंतहीन समुंदर है। ये है द ग्रेट रन ऑफ कच्छ। और कच्छ के बारे में वो मशहूर कहावत तो है ही, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। बिल्कुल। आज हम इसी जगह की गहराई में उतरने वाले हैं और खास तौर पर रण उत्सव के अनुभव पर। हमारे पास जो स्रोत है वो इसे सिर्फ एक मेले की तरह नहीं देखते। अच्छा। हाँ, वो इसे एक सांस्कृतिक और प्राकृतिक घटना के तौर पर देखते हैं। तो हमारा मकसद होगा इस उत्सव के पीछे के क्यों और कैसे को समझना। मतलब वो कौन सी बातें हैं जो इसे सिर्फ एक घूमने की जगह से कहीं ज्यादा बना देती हैं। बिल्कुल। चलिए तो ये सफर शुरू करते हैं भुज से, जिसे कच्छ का दिल भी कहते हैं। जैसे ही गाड़ी शहर से बाहर निकलती है ना, नजारे एकदम बदल जाते हैं। सड़क के दोनों तरफ बंजर जमीन, हाँ, और कहीं कहीं बबूल के पेड़, और मिट्टी का रंग भी सुनहरा होने लगता है। ओह, ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में जा रहे हों। और जैसे जैसे दौड़ों की तरफ बढ़ते हैं, हरियाली तो लगभग खत्म ही हो जाती है। सही बात है। और इसी रास्ते पर हमें इस धरती के असली लोग मिलते हैं, रबारी और मालधारी समुदाय। हाँ। एक लेख में इनके बारे में बहुत अच्छी बात लिखी थी। वो कहते हैं कि ये सिर्फ यहाँ के निवासी नहीं है, ये अर्ध खाना बदोश चरवाहे हैं, जिनकी जिंदगी वो पूरी तरह से इस जमीन के मौसम के चक्कर से जुड़ी हुई है। अच्छा, मतलब इनका रहन सहन मौसम के साथ बदलता है। ये एक जगह टिक कर नहीं रहते। बिल्कुल। मॉनसून में जब घास होती है तो ये अपने मवेशियों के साथ अलग अलग जगहों पर जाते हैं, और जैसे ही जमीन सूखने लगती है ये वापस अपने स्थायी गांव की तरफ लौट आते हैं। उनके कपड़ों पर जो कढ़ाई है वो सिर्फ डिजाइन नहीं है, वो उनकी पहचान और इतिहास का एक जीता जागता दस्तावेज है। उनके चेहरों पर आपको इस कठोर धरती पर रहने की मेहनत भी दिखेगी और एक गहरा गर्व भी। और उन चेहरों को देखकर ही एहसास हो जाता है कि हम सिर्फ एक रेगिस्तान में नहीं, बल्कि एक जीती जागती संस्कृति के बीच पहुंच रहे हैं। और फिर अचानक उस सूनेपन के बीच एक भव्य सा प्रवेश द्वार नजर आता है। दौड़ दो की टेंट सिटी। हाँ, रेत के समंदर के बीच बसा एक पूरा शहर जो हर साल सिर्फ कुछ महीनों के लिए जिंदा होता है। और वहाँ का स्वागत, रंग बिरंगे झंडे, ढोल की गूंज और मुस्कुराते हुए चेहरे। यहाँ अतिथि देवो भवा की भावना सिर्फ एक कहावत नहीं रह जाती। एक यात्रा वृत्तांत में लेखक ने लिखा था कि जब तिलक लगाकर और ढोल नगाड़ों के साथ आपका स्वागत होता है ना, तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं होती। नहीं, वो आपको उस जगह की ऊर्जा से जोड़ने का एक तरीका है। सफर की सारी थकान जैसे एक पल में गायब हो जाती है। ये तो है दिन भर ऊंट की सवारी, आसपास के गांव में घूमना, और फिर शाम को सूरज को सफेद रेगिस्तान में डूबते हुए देखना। वो नजारा ही कुछ और है। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है और पूरा रेगिस्तान चांद की रोशनी में नहा जाता है, एक सवाल मन में जरूर आता है। हमारे स्रोतों में भी ये बार बार पूछा गया है कि ये जमीन आखिर इतनी सफेद क्यों है। मतलब ये नमक है, ये तो मैं पता है, पर ये बनता कैसे है? इसका जवाब ना प्रकृति के एक बहुत ही दिलचस्प खेल में छिपा है। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि मॉनसून के दौरान अरब सागर का पानी यहाँ कच्छ की खाड़ी के रास्ते अंदर आ जाता है। तब ये पूरा रण एक विशाल उथली झील में बदल जाता है। एक झील में? मतलब जहाँ तक देखो पानी पानी? हाँ बिल्कुल। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। इसका स्थानीय जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उस समय यहाँ जीवन थम सा जाता है, लेकिन यही पानी आने वाले सूखे महीनों के लिए यहाँ की जमीन को तैयार करता है। जब मॉनसून खत्म होता है और सर्दियाँ आती हैं, तो सूरज की गर्मी से ये पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ने लगता है। हाँ, और पीछे छूट जाती है नमक की एक मोटी परत। एक स्रोत में एक बहुत दिलचस्प तथ्य का जिक्र था। क्या? कि ये सिर्फ साधारण टेबल सॉल्ट नहीं है। यहाँ की मिट्टी में जिप्सम और दूसरे खनिज भी हैं जो सूरज की रोशनी में इसे एक अनोखी क्रिस्टल जैसी चमक देते हैं। अच्छा,
इसीलिए पूर्णिमा की रात को ये किसी और ही दुनिया की जगह जैसा लगता है। कमाल है। मतलब ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये तो हजारों साल से चल रहा है, तब जाकर ये नमक का रेगिस्तान बना है। बिल्कुल। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ ये बेजान सफेद जमीन और दूसरी तरफ यहाँ के लोगों का रंगों के प्रति इतना गहरा लगाव। हाँ, और हमारे स्रोत इस बात को सिर्फ एक कहावत की तरह नहीं देखते, वो इसे एक आर्थिक और मनोवैज्ञानिक जरूरत के रूप में समझाते हैं। मनोवैज्ञानिक जरूरत, वो कैसे? एक लेख के अनुसार इस कठोर एक रंग वाले परिदृश्य में रंगीन हस्तशिल्प न केवल आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि ये सामुदायिक पहचान और मानसिक कल्याण को बनाए रखने का एक तरीका भी है। वाह, ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये जिंदा रहने की एक रणनीति है। मतलब ये रंग सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है, ये एक जरूरत है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और ये रचनात्मकता हर जगह दिखती भी है। कच्छ की कला और संस्कृति में लाल, हरा, नीला, पीला हर रंग खुलकर बोलता है। चनिया चोली के चमकते रंग, शीशों और धागों का वो जादू। हाँ। ऐसा कहा गया है कि जब कोई स्थानीय महिला अपने हाथों में सुई धागा लेती है तो वो सिर्फ कपड़ा नहीं सिलती, वो अपनी कहानी बुन रही होती है। और ये सारी कला एक जगह सिमट कर आ जाती है टेंट सिटी के हाट में। हाँ, बाजार में। वहाँ घुसते ही ऐसा लगता है जैसे पूरा कच्छ वहीं समा गया हो। एक तरफ चूड़ियों की खनक है तो दूसरी तरफ लोक संगीत की धुन। और ये बाजार एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल है। अच्छा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे स्थानीय कारीगरों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि बिचौलिया खत्म हो जाए। बिल्कुल, ताकि कारीगरों को उनकी कला का बेहतर मूल्य मिल सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई पर्यटक यहाँ से कुछ खरीदता है तो वो पैसा सीधे समुदाय तक पहुँचता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे वो कॉपर बेल्स वाली कला बहुत दिलचस्प लगी। बिना किसी वेल्डिंग या जोड़ के सिर्फ हथौड़ी की चोट से धातु के टुकड़ों को संगीत में बदल देना। ये कैसे कर पाते हैं? ये पीढ़ियों से चला आ रहा ज्ञान है। हमारे स्रोतों में एक कारीगर का इंटरव्यू था। उसने कहा कि हम धातु को नहीं, उसकी आवाज को पीटते हैं। वाह! ये उनकी कला का सार है। वो जानते हैं कि किस जगह पर कितनी चोट करने से कौन सा सुर निकलेगा। कमाल है। और इसी तरह की एक और अद्भुत कला है रोगन आर्ट, जो तो लगभग विलुप्त होने की कगार पर थी। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये कपड़े पर की जाने वाली एक बहुत ही बारीक पेंटिंग है ना? हाँ, और इसकी खासियत ये है कि इसे अरंडी के तेल को उबालकर बनाए गए एक खास पेस्ट से किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक रंग मिलाए जाते हैं। आज भारत में शायद एक ही परिवार है जो इस कला को जिंदा रखे हुए है। ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है और रण उत्सव जैसे मंच इसे दुनिया के सामने लाने में मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई यहाँ से कुछ खरीदता है तो वो सिर्फ एक सोवेनियर नहीं खरीद रहा। नहीं, वो उस कलाकार की मेहनत और सदियों की परंपरा का एक हिस्सा अपने साथ घर ले जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत गहरी बात है। और कला के बाद बारी आती है संगीत और नृत्य की। रात जैसे जैसे गहरी होती है, ठंड बढ़ने लगती है और फिर मुख्य मंच पर जो माहौल बनता है वो एक अलग ही अनुभव है। गरबा, सीधी धमाल, कच्ची लोक संगीत, घूमते हुए घाघरे, ढोल की थाप और तालियों की गूंज। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ भाषा कोई दीवार नहीं बनती, संगीत सबको एक कर देता है। सही बात है, आपको शायद शब्द समझ ना आए, लेकिन संगीत की जो भावना है वो सीधे दिल तक पहुंचती है। और सीधी धमाल का जिक्र करना तो बहुत जरूरी है। हाँ, जरूर। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक लोक नृत्य नहीं है, इसके पीछे एक पूरा इतिहास है। सीधी समुदाय की जड़ें अफ्रीका से जुड़ी हैं और उनका ये नृत्य उनकी विरासत का एक जश्न है। अच्छा। उसमें जो ऊर्जा और लय होती है वो आपको हैरान कर देगी। और जब इतनी मस्ती और नाच गाने के बाद भूख लगती है तो रण उत्सव का भोजन अपने आप में एक अलग उत्सव बन जाता है। हाँ। मैंने एक स्रोत में एक मजेदार बात पढ़ी। वहाँ के डाइनिंग हॉल इतने बड़े हैं कि उन्हें मजाक में डाइनिंग सिटी भी कहा जाता है। एक साथ हजारों लोगों को खाना खिलाना अपने आप में एक ओलंपिक इवेंट जैसा है। बिल्कुल, और वो भी इतनी विविधता के साथ। एक ही हॉल में हजारों लोग एक साथ बैठकर पारंपरिक तरीके से भोजन करते हैं। ये दृश्य ही अपने आप में अद्भुत है। थाली में गुजराती और कच्छी दोनों तरह के स्वाद परोसे जाते हैं। ढोकला, थेपला, तरह तरह की सब्जियां, कढ़ी और छाछ। लेकिन फिर आता है असली सुपरस्टार, जैसा कि हमारे सूत्रों में उसे कहा गया है। गर्मा गर्म बाजरा नो रोटलो, जिसके ऊपर ढेर सारा सफेद मक्खन और साथ में गुड़। आहा, इसकी तो बात ही कुछ और है। ये सिर्फ खाना नहीं, ये इस धरती का स्वाद है। सही। बाजरा यहाँ की मुख्य फसल है क्योंकि इसे कम पानी चाहिए होता है, तो ये भोजन यहाँ के भूगोल और संस्कृति का सीधा प्रतिबिंब है। मतलब बाजरे की रोटी की वो सौंधी खुशबू, मक्खन की नरमी और गुड़ की मिठास। एक बहुत ही सादा लेकिन संतुष्टि देने वाला अनुभव है।
और इसके साथ होता है ओढ़ो, यानी बैंगन का भरता, लेकिन कच्छ के खास मसालों और अंदाज में पकाया हुआ। और इस पूरी कहानी का सबसे बेहतरीन अंत होता है ठंडी मसाला छाछ के एक बड़े ग्लास के साथ। ये एक ऐसा भोजन है जो पेट के साथ साथ मन को भी भर देता है। वाकई ये पूरा अनुभव स्वाद, संगीत, कला और प्रकृति का एक ऐसा संगम है जो जल्दी भुलाया नहीं भूलता। तो कुल मिलाकर हमारी इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि रण उत्सव सिर्फ एक त्योहार या मेला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक एहसास है, ये उस सफेद जमीन पर लिखी हुई एक रंगीन कहानी है जो एक बार दिल में उतर जाए तो जिंदगी भर साथ रहती है। ये हमें दिखाता है कि कैसे सबसे सादे कैनवास पर भी सबसे खूबसूरत तस्वीरें बनाई जा सकती हैं। हमारे श्रोता एक बहुत गहरी बात की तरफ इशारा करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे कलाकार अपनी कहानियों को कपड़ों और कला में बुनते हैं और ये कला उनकी विरासत का हिस्सा बन जाती है। सही। इसी से जुड़ा एक विचार मन में आता है जो हम अपने श्रोता के लिए छोड़ सकते हैं। बताइए। अगर ये सफेद बंजर जमीन इतनी जीवंत कला और संस्कृति को प्रेरित कर सकती है, तो हमारे आसपास के परिदृश्यों में, चाहे वो शहर की कोई पुरानी गली हो या गांव का कोई शांत तालाब, ऐसी कौन सी कहानियां छिपी हैं जो बस कहे जाने का इंतजार कर रही हैं। अगर आपको ट्रैवल पसंद है और इंडियन कल्चर को करीब से देखना है, तो रण उत्सव आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।